गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली में 24 घंटे में 43 मौतें, दूसरी लहर के बाद सबसे ज्यादा, देश में नए केस 3 लाख के पार। जी हां दोस्तों, दिल्ली में गुरुवार को कोरोना से 43 लोगों की जान गई। यह आंकड़ा दूसरी लहर यानी कि 10 जून के बाद सबसे ज्यादा है। पिछले साल 10 जून को दिल्ली में 44 लोगों की जान गई थी। हालांकि रोजाना के केसेस में 11% की कमी दर्ज की गई है। दोस्तों, बुधवार को यहां 13,785 मामले सामने आए थे और गुरुवार को आंकड़ा 12,306 का रहा था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भीम आर्मी चीफ रावण की योगी को चुनौती। गोरखपुर में आदित्यनाथ के खिलाफ उतरेंगे चंद्रशेखर आजाद, बोले उन्हें रोकने के लिए लड़ना है जरूरी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण ने गुरुवार को योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी है। चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी सभी 403 सीटों पर चुनाव में उतर रही है। चंद्रशेखर ने कहा कि वे आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर की सदर सीट से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि योगी को रोकने के लिए लड़ना होगा और सीधी लड़ाई भी उन्हीं से होगी। चंद्रशेखर बुधवार को गोरखपुर भी गए थे। उन्होंने लोगों से मुलाकात के बाद कहा था कि यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी ने 4.5 साल में प्रदेश की जनता को तबाह कर दिया है। निर्दोष लोगों पर मुकदमे लाद दिए गए हैं, जाति देखकर बुलडोजर चलवाए गए। प्रदेश भर में कई जगहों पर बहनों के साथ हाथरस, उन्नाव, प्रयागराज जैसे मामले हुए। सीएए और एनआरसी का विरोध करने वालों पर गोलियां चली। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दिल्ली में सस्ता हुआ कोरोना का टेस्ट RT-PCR के देने होंगे अब सिर्फ 300 रुपए। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच आम जनता को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को ऐलान करते हुए कोरोना टेस्ट के दाम घटा दिए हैं। अब दिल्ली के सभी अस्पतालों और पैथोलॉजी लैब में RT-PCR टेस्ट पहले की तुलना में कम कीमत पर किया जाएगा। गुरुवार को दिल्ली सरकार की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि अब दिल्ली में RT-PCR टेस्ट करवाने के लिए सिर्फ 300 रुपए देने होंगे। पहले इस टेस्ट के लिए राजधानी दिल्ली के लोगों को 500 रुपए चुकाने पड़ते थे। वहीं दोस्तों, होम कलेक्शन सैंपल लेने के लिए RT-PCR टेस्ट की 500 रुपए फीस है। पहले इस टेस्ट के लिए लोगों को 700 रुपए चुकाने पड़ते थे। इसके साथ ही दिल्ली में अब रैपिड एंटीजन टेस्ट की कीमत 100 रुपए निर्धारित कर दी गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मोदी की मौजूदगी में अशोक गहलोत का तंज। ब्रह्मा कुमारी के कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री बोले, आज देश में तनाव और हिंसा का है माहौल। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने आबू रोड ब्रह्मा कुमारी संस्थान में अमृत महोत्सव का वर्चुअल शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जुड़े थे। मोदी की मौजूदगी में गहलोत ने कहा कि हमारा देश हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम की भावना वाला रहा है। विनोबा भावे ने जय जगत का नारा दिया। आज देश में तनाव, हिंसा का माहौल है, इससे छुटकारा मिले, यह हम सब की इच्छा रहती है। शांति और अहिंसा और भाईचारे पर चलकर ही देश का विकास कर सकते हैं। दोस्तों, गहलोत ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने जब से महोत्सव मनाने की घोषणा की, तब से लगातार कार्यक्रम जारी है। आजादी त्याग और बलिदान से मिलती है। 75 साल के इस उत्सव में प्रोग्राम चलते रहते हैं। मुझे बचपन से ही माउंट आबू जाने का मौका मिला है। आज ओम शांति की आवाज गूंजती है तो बचपन की याद आ जाती है। तब तत्कालीन दादी माँ ने कहा था कि जब तनाव हो तो ओम शांति बोलने से वातावरण में अलग ऊर्जा आ जाती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पूछताछ में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का दावा, परमवीर सिंह नहीं चाहते थे एंटीलिया मामला ATS को ट्रांसफर किया जाए। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह सचिन वाजे पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि निलंबित IPS अधिकारी और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह नहीं चाहते थे कि एंटीलिया मामले की जांच ATS को ट्रांसफर की जाए। चांदीवाला आयोग के सामने सवाल जवाब में अनिल देशमुख ने इस बात का खुलासा किया। आयोग के सामने उन्होंने कहा कि जब देशमुख से पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के वकील योगेश नायडू सवाल जवाब कर रहे थे, तब देशमुख ने कई अहम खुलासे किए। अनिल देशमुख ने कहा कि जब एंटीलिया मामले की जांच मुंबई पुलिस से लेकर ATS को सौंपने की बात चल रही थी, तब परमवीर सिंह नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। वह उस वक्त थरथरा रहे थे, साथ ही मना कर रहे थे कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, परमवीर सिंह ने
अनिल देशमुख पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद इन आरोपों की जांच चांदीवाला आयोग कर रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बने रोड मैप, पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने दी सलाह। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन ने कहा है कि भारत को जरूरत है कि वह जितनी जल्दी हो इंक्रीमेंटल बजट पॉलिसी से दूर जाए और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग या कृषि जैसे सेक्टर्स के बारे में सोचना बंद करे। सरकार अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एक रोड मैप बनाए। एक इंटरव्यू में राजन ने बताया कि इस समय भारत को न तो ज्यादा आशावादी होने और न ही ज्यादा निराशावादी होने की जरूरत है। बाजार के साथ साथ जनता का विश्वास बनाए रखना किसी भी बजट का उद्देश्य होता है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर कैसे लाया जाए, इस बारे में एक निश्चित रोडमैप होना चाहिए। यह विश्वसनीय होना चाहिए और दिखना भी चाहिए, नहीं तो यह लापरवाही का संकेत देता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान के मशहूर बाजार में आतंकी हमला, लाहौर के अनारकली मार्केट में ब्लास्ट, 4 लोगों की मौत, बाइक में इम्प्लांट किया गया था बम। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में एक और आतंकी हमला हुआ है। गुरुवार दोपहर लाहौर के ऐतिहासिक और मशहूर अनारकली बाजार में बम धमाका हुआ। इसमें 4 लोगों के मारे जाने की खबर है और 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। घायलों में ज्यादातर की हालत गंभीर बताई जा रही है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बाजार में काफी भीड़ रहती है और यहाँ पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ बेतरतीब ट्रैफिक के बीच एक बाइक खड़ी थी। इसमें ही इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी कि आईईडी लगाया गया था। लाहौर पंजाब प्रांत का शहर है। यहाँ के मुख्यमंत्री उस्मान बुजदार ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। नेशनल एंटी टेरर डिपार्टमेंट को जांच सौंपी गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने भी माना देश में है कोरोना की तीसरी लहर, कहा दूसरी लहर के मुकाबले हालात फिलहाल हैं बेहतर। जी हां दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को भारत में कोविड महामारी की दूसरी और तीसरी लहर की तुलना कर मौतों और वैक्सीनेशन के आंकड़ों के अंतर के बारे में बताया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में बढ़े कोरोना मामलों को पहली बार तीसरी लहर के तौर पर बताया। सरकार ने कहा कि भारत के 94% वयस्कों को कोविड टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है, जबकि 72% लोगों का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है। सरकार ने कहा कि 15 से 18 आयु वर्ग में 52% ने अपनी कोविड टीके की पहली खुराक प्राप्त कर ली है। उसने कहा कि देश के 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कोविड के 50,000 से अधिक उपचाराधीन मरीज हैं और 515 जिलों में साप्ताहिक संक्रमण दर 5% से अधिक दर्ज की गई है। दिल्ली की कोविड स्थिति पर सरकार ने कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर की तुलना में तीसरी लहर में अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या काफी कम है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर का हो गया ऐलान। रोहित शर्मा समेत 3 भारतीय खिलाड़ियों को मिली जगह। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन बने कप्तान। जी हां दोस्तों, आईसीसी ने साल 2021 के लिए टेस्ट की बेस्ट प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। आईसीसी की टेस्ट टीम में भारत के 3 खिलाड़ियों को जगह मिली है। इसमें ओपनर रोहित शर्मा, विकेटकीपर ऋषभ पंत और ऑलराउंडर आर अश्विन के नाम शामिल है। आईसीसी ने न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन को टीम का कप्तान नियुक्त किया। इससे पहले T20 और वनडे की टीम ऑफ द ईयर में किसी भी भारतीय खिलाड़ी को जगह नहीं मिली थी। दोस्तों लिस्ट में भारत के 3 खिलाड़ियों के अलावा पाकिस्तान के 3, न्यूजीलैंड के 2, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के एक खिलाड़ी को जगह मिली है। दोस्तों आईसीसी की टेस्ट टीम ऑफ द ईयर की बात की जाए तो वह कुछ इस प्रकार से है। दिमुथ कुणारत्ने श्रीलंका, रोहित शर्मा भारत, केन विलियमसन न्यूजीलैंड, मार्नस लाबुसैन ऑस्ट्रेलिया, जो रूट इंग्लैंड, फवाद आलम पाकिस्तान, ऋषभ पंत भारत, रविचंद्रन अश्विनी भारत, काइल जेमिसन न्यूजीलैंड, शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान, हसन अली पाकिस्तान। वैसे दोस्तों इस टीम के बारे में आपके क्या ख्याल हैं? आपको क्या लगता है इस टीम में कौन से खिलाड़ी की कमी है और किस खिलाड़ी को इस टीम में नहीं होना चाहिए था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रूस ने अपने सैनिकों से युद्ध के लिए तैयार रहने को कह दिया। सामने आए आर्मी के सीक्रेट कैंप भी। दोस्तों जाने इस बड़ी खबर को, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है, अगर दोस्तों आपको हमारी न्यूज अभी तक पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। साथ ही दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लें, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों जान लेते हैं रूस ने अपने सैनिकों से युद्ध के लिए तैयार रहने को क्यों कह दिया। दरअसल दोस्तों रूस और यूक्रेन के बीच उपजे तनाव से अब तीसरे महायुद्ध का खतरा पैदा हो गया है।
है। यूक्रेन और बेलारूस के बीच लगते बॉर्डर के पास रूस की आर्मी के कैंप नजर आए हैं। इन तस्वीरों ने यह भय पैदा कर दिया है कि रूस कहीं यूक्रेन पर हमला न कर दे। यूक्रेन देश पूर्व में सोवियत संघ का ही हिस्सा था। द सन की खबर के अनुसार रूस ने अपने सैनिकों से कह दिया है कि अपने परिवार को वह बता दे कि अब 9 महीने तक वह घर से दूर रहेंगे। रूस की सेना बेलारूस के पास है, जहां से यूक्रेन का उत्तरी बॉर्डर 20 मील दूर है। अभी हाल ही में रूस के पूर्वी इलाके से सेना का मूवमेंट पश्चिमी देशों की तरफ हुआ था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी चुनाव, अखिलेश यादव कहां से लड़ेंगे असेंबली का चुनाव, सामने आ गया सीट का नाम। जी हां दोस्तों, यूपी असेंबली चुनाव में जैसे जैसे पहले चरण के मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे सभी पार्टियां भी अपने पत्ते खोल रही है। अब दोस्तों समाजवादी पार्टी में यूपी की उस सीट के बारे में संकेत कर दिया है जहां से सीएम कैंडिडेट कहे जा रहे पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। यह सीट यादव बहुल मानी जाती है और समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन अक्सर यहां पर बेहतर रहा है। मैनपुरी की करहल सीट पर तीसरे चरण में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहां पर 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, जबकि नामांकन के लिए आखिरी तारीख 1 फरवरी है। माना जा रहा है कि इस सीट पर अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की घोषणा 26 जनवरी के बाद कर दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, HDFC SBI के बाद अब इस बैंक ने भी ग्राहकों को दे दी खुशखबरी, बढ़ाई ब्याज दरें। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से देश के बड़े निजी और सरकारी बैंक ब्याज दरों में इजाफा कर रहे हैं। बैंकों का मकसद निवेशकों को आकर्षित करने का है। इसके लिए बैंकों की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी 3 साल की FD पर टैक्स रिबेट देने की मांग की जा रही है। दोस्तों गुरुवार को HDFC बैंक, SBI और कैनरा बैंक के बाद ICICI बैंक ने भी FD की ब्याज दरों में बदलाव किया है। ICICI बैंक की तरफ से लागू की गई FD की नई ब्याज दरें 20 जनवरी 2022 से प्रभावी हो गई। बैंक की वेबसाइट के अनुसार ICICI बैंक अब 7 से 29 दिनों की मैच्योरिटी वाली जमा पर 2.5% और 30 से 90 दिनों की मैच्योरिटी वाली FD पर 3% की ब्याज पर दर की पेशकश कर रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। सोने के बाद चांदी की कीमतों में लगी आग, बढ़कर हो गए इतने। जी हां दोस्तों, कुछ दिन की नरमी के बाद भारतीय सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में फिर से इजाफा होना शुरू हो गया है। गुरुवार को लगातार दूसरे दिन सोने और चांदी के भाव में तेजी देखी गई। इस तरह चांदी की कीमत 64,000 के पार पहुंच गई। दोस्तों 2 दिन पहले 48,000 के नीचे पहुंचने वाला सोना 20 जनवरी को 48,620 रुपए प्रति 10 ग्राम में बिक रहा था। वहीं दोस्तों इसी तरह 995 प्योरिटी वाला सोना 48,425 रुपए के भाव पर और 916 प्योरिटी वाला सोना 44,536 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। चांदी की बात की जाए तो दोस्तों चांदी 64,404 रुपए प्रति किलोग्राम के इस स्तर पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 7th पे कमीशन कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले। इस महीने से बढ़कर आएगी सैलरी। DA DR में हुई 3% की वृद्धि। जी हां दोस्तों, कर्मचारियों को नए साल के पहले महीने में ही सौगात मिल गई है। सरकार ने लाखों कर्मचारियों यानी कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को खुशखबरी दे दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों को दी जाने वाली महंगाई राहत को फिर से बढ़ा दिया है। इसके अलावा न्यू पेंशन स्कीम के अंशदान में भी 4% की वृद्धि कर दी गई है। नए साल के पहले महीने मिली इन सौगातों से सरकारी कर्मचारी काफी खुश हैं। दोस्तों हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर कर्मचारियों के DA यानी कि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी की। इस ऐलान के बाद हरियाणा सरकार के कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता अब 315 हो गया है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर इजाफा होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पिछले 3 दिन से शेयर मार्केट में चल रही है भयंकर गिरावट। सेंसेक्स 634 पॉइंट्स गिरकर 59,464 पर बंद। TCS और इन्फोसिस 2% से ज्यादा गिरे। जी हां दोस्तों, हफ्ते के चौथे दिन शेयर बाजार में भारी गिरावट रही। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE का सेंसेक्स 634 पॉइंट्स गिरकर 59,464 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 181 अंक नीचे 17,757 पर बंद हुआ। बजाज फिनसर्व का शेयर
4.5% टूटा, जबकि टीसीएस और इन्फोसिस के स्टॉक 2-2% नीचे रहे। पिछले 3 दिन में सेंसेक्स 1844 पॉइंट्स टूट गया। तीनों दिन 500 अंक से ज्यादा गिरा। मंगलवार को इसमें 454, बुधवार को 656 और आज 634 अंक की गिरावट आई। इस दौरान निवेशकों के करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए डूबे। मार्केट कैप 280 लाख करोड़ से घटकर 273.46 लाख करोड़ रुपए पर आ गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, झारखंड में 25 रुपए लीटर सस्ता मिलेगा पेट्रोल, सरकार ने बताया कैसे उठा सकते हैं फायदा। जी हां दोस्तों, अगर आप झारखंड से तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से हर कोई परेशान है। ऐसे में यदि कोई राज्य सरकार कीमतों में 2 से 4 रुपए की कमी का भी ऐलान कर देती है तो लोग खुश हो जाते हैं। पिछले दिनों झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने 2 साल पूरे होने पर पेट्रोल की कीमत में 25 रुपए की कटौती करने का ऐलान कर दिया। उनके इस कदम से देश भर में काफी हलचल मची हुई है और तारीफ भी हो रही है। सरकार के 2 साल पूरे होने पर सीएम हेमंत सोरेन ने रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए इस नियम को 26 जनवरी से लागू करने की बात कही। अब 26 जनवरी से ठीक पहले सरकार इस दिशा में कदम आगे बढ़ाएगी। दरअसल राज्य सरकार की 26 जनवरी से 2 व्हीलर्स के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी देने की योजना है। सरकार ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी काम करने होंगे। पेट्रोल पर सब्सिडी का फायदा देने के लिए हेमंत सोरेन सरकार गुरुवार को सीएम सपोर्ट ऐप लॉन्च कर रही है। राज्य के राशन कार्ड धारक योजना का लाभ उठाने के लिए ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वेबसाइट पर भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है। पेट्रोल सब्सिडी योजना का फायदा ऐसे राशन कार्ड धारकों को मिलेगा जिन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना या झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का फायदा मिलता है और यह स्कीम मात्र 10 लीटर पेट्रोल तक ही मान्य होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इलेक्शन 2022 22 जनवरी के बाद भी रैली रोड शो से पाबंदी हटने के आसार नहीं। जी हां दोस्तों, 5 चुनावी राज्यों में रैली और रोड शो पर लगी पाबंदियां 22 जनवरी के बाद भी हटने के आसार नहीं है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अभी रैली और रोड शो पर लगी रोक हटाने के आसार कम है, क्योंकि अभी भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का भी खतरा बना हुआ है। हालांकि चुनाव आयोग प्रचार पर लगी दूसरी पाबंदियों पर कुछ छूट देने पर अगली समीक्षा बैठक में विचार करेगा। चुनाव आयोग 22 जनवरी को प्रचार से जुड़ी पाबंदियों की समीक्षा के लिए बैठक करेगा। दोस्तों 8 जनवरी को 5 चुनावी राज्यों में चुनाव तारीखों की घोषणा के साथ ही चुनाव आयोग ने रैली, रोड शो, बाइक, साइकिल रैली, पदयात्रा और किसी तरह के प्रदर्शन पर रोक लगा रखी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कार चलाते समय फोन पर बात करने का अब नहीं होगा चालान, जानिए क्या है नया नियम। जी हां दोस्तों, कार चलाते समय अगर आप मोबाइल पर बात कर रहे हैं तो ट्रैफिक पुलिस आपको रोककर लंबा चालान काट देती है, लेकिन अब ऐसा हुआ तो आप इसका विरोध करने में सक्षम होंगे। दैनिक हिंदुस्तान में छवि एक खबर के अनुसार वाहन चलाते समय अगर आप मोबाइल पर बात कर रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काटे तो आप इसे कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। लेकिन यहाँ भी एक सबसे अहम बात यह है कि मोबाइल को कान पर नहीं जेब में रखकर इस्तेमाल करना होगा, यानी कि हैंड फ्री डिवाइस कनेक्ट करके सीधे मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे तो ट्रैफिक पुलिस को अधिकार होगा आपका चालान बनाने का। लेकिन अगर आप ब्लूटूथ या फिर हैंड्स फ्री डिवाइस से कनेक्ट करेंगे तो पुलिस वाले को कोई अधिकार नहीं है कि वह आपका चालान काट दे। दरअसल दोस्तों यह जानकारी लोकसभा में खुद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री एवं हाईवे मंत्री नितिन गडकरी ने दी है। उन्होंने कहा है कि अगर चालक हैंड्स फ्री डिवाइस का इस्तेमाल कर रहा है और फोन पर बात कर रहा है तो मौजूदा ट्रैफिक नियमों के हिसाब से कोई दंडनीय अपराध नहीं माना जाएगा। ऐसी स्थिति में ट्रैफिक पुलिस आप पर कोई जुर्माना नहीं कर सकती। अगर जुर्माना होता है तो आप कोर्ट में इसे चुनौती दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ड्रैगन को करारा जवाब, अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में खतरनाक नेवी डेस्ट्रॉयर तैनात किया। चीन बोला हम झुकने वालों में से नहीं है। जी हां दोस्तों, दक्षिण चीन सागर में कब्जे की साजिश रच रहे चीन को लंबी चुप्पी के बाद अमेरिका ने करारा जवाब देने की तैयारी कर ली है। गुरुवार को बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने दुनिया को चौंकाते हुए एक अहम कदम उठाया। अमेरिकी नेवी के सबसे हाईटेक और एडवांस्ड डेस्ट्रॉयर बेनफोल्ड को यहां तैनात कर दिया गया है। अमेरिका के इस कदम से चीन बौखला गया है। उसने कहा हमने अपनी नेवी और एयरफोर्स को अलर्ट पर रखा है। वो अमेरिकी डेस्ट्रॉयर की निगरानी कर रहे हैं। हम अमेरिकी दबाव के आगे झुकने वालों में से नहीं है। बेनफोल्ड का अमेरिकी नेवी बहुत जरूरी होने पर ही इस्तेमाल करती है। दोस्तों यह गाइडेड मिसाइलों से लेस वॉरशिप है। यूएस नेवी ने एक बयान में कहा कि समुद्र पर कोई अपना दावा नहीं जता सकता। इंटरनेशनल लॉ का सम्मान करना होगा। चीन समुद्र में अपनी दादागिरी के जरिए दूसरे देशों की आजादी छीनने की कोशिश कर रहा है। उसके इरादे कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे।
तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों भारत के तिरंगे झंडे में स्थित अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं इस सवाल का जवाब कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।